तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश आपका एक ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 7 जुलाई 2019 में पूछा गया था। जो प्रथम पाली में एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इजी कहने का अर्थ है कि यहाँ से हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2009, ये जो दो हैं, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसलिए आपका सबसे पहला यही काम हो कि इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा का, दूसरा है पृथक्करण का, तीसरा है मुख्य धारा शिक्षण का, चौथा है एकीकृत शिक्षा का। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा जो है समावेशी शिक्षा, ये हमारा सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खाली स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसमें पहला हमारा ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, दूसरा विशेष शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, चौथा है समावेशी शिक्षा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन पढ़िए तब पता चलेगा। पहला, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों को बढ़ावा देता हो, वह विशेष संस्कृतियों या समुदायों को क्या करता हो? बढ़ावा देता हो। टीचर में यह गुण होना चाहिए या अन्य। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहलाता है, कहता है यह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तीसरा ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चौथा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो इसका हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? पहला, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। दूसरा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है। पांचवा हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न। अब बताइए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है कक्षा में, तो आप उसकी विचारधारा को कैसे व्यक्त करेंगे? इस ऑप्शन के द्वारा बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए। चौथा ऑप्शन है पूछने के लिए प्रेरित करना। इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। क्या करना चाहिए? बच्चों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया है नहीं। तो ये क्वेश्चन में आप बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखें क्या क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतर गलत होने की संभावनाएं अधिक होती है। फिर चलते हैं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटता हो। पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। दूसरा ऑप्शन है निर्देश एवं संचालन। तीसरा ऑप्शन है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। चौथा ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा कि सभी को क्या करना नहीं चाहिए? बच्चे को कंठस्थीकरण यानी याद नहीं कराना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं की
सही मिलान को प्रस्तुति करता है। अब देखिए प्रतिभाशाली कौन होता है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी को कहते हैं प्रतिभाशाली, या मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है उसको कहते हैं, या आसानी से विचलित होने की आदत को, या शीघ्रता से एवं स्वतंत्रता से रूप से सीखने की योग्यता को। तो हमारा जो प्रभावशाली वाला होगा वो हमारा होगा ये। और जो अधिगम अशक्तता यानी सीखने में जो कमी होता है वो हमारा क्या होगा? ये होगा इस प्रकार से। अब सृजनात्मक हम किसको कहते हैं? जो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। अब लास्ट हमारा कौन सा बचा? इसका चौथे का सी हो जाएगा। अब देखिए पहले का कहाँ डी, पहले का डी और दूसरे का ए, दूसरे का ए, तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की गलतियां, पहला ऑप्शन क्या है? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। चौथा प्रतिदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मूल्यांकन को, यानी इंग्लिश में इसको असेसमेंट कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, होना चाहिए। दूसरा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। दूसरा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सक्रिय और एवं सामाजिक प्रक्रिया, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। 11वां क्या है? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला ऑप्शन, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सीखने के लिए, चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्या है? 12वां नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सही होगा। बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है?
पहला निगमनात्मक विधि, दूसरा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तीसरा परंपरागत विधि, चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें हमारा जो अधिगम केंद्रित विधि है यानी दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। यहाँ पे स्थिति लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला ऑप्शन संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। दूसरा है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। इसका हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कि हमारा चौथा जो ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। विद्यालय, मीडिया, सरकार या परिवार। तो इसमें हमारा जो परिवार है वो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। 16वां क्वेश्चन है, जिन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है क्या है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसमें हमारा जो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से क्या होता है, वयस्कों से भिन्न होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जेंडर के बारे में बताना है। एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तीसरा है एक सामाजिक संरचना है। तीसरा है एक आर्थिक अवधारणा है। चौथा है एक जैविक निर्धारक है। तो इसमें हमारा एक सामाजिक संरचना है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। पहला संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक, स्वयं। और चौथा ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसमें हमारा जो शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक है, यानी जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। चौथा ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी वाला ऑप्शन सही है। बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं होती हैं। बुद्धि के बारे में जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था उनका नाम है हावर्ड गार्डनर। यानी जो बुद्धि के बारे में बताया था जिन्होंने, उनका क्या नाम है, हावर्ड गार्डनर। ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। अगर बुद्धि से कभी भी क्वेश्चन आता है
तो आप हावर्ड गार्डनर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? पहला, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। दूसरा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तीसरा, खाली स्लेटों के रूप में। चौथा, छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसमें हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, बताइए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है अधिगम? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। चौथा ऑप्शन है एक सामाजिक गतिविधि है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, हमारा एक सामाजिक गतिविधि है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दूसरा ऑप्शन है विलंबित अनुकरण। तीसरा ऑप्शन है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चौथा ऑप्शन है वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसमें हमारा विचारों की जो अनुत्क्रमणीयता है, तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अपने 25 नंबर के क्वेश्चन पर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था। दूसरा ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति। चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा है किशोरावस्था, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनके प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो चौथा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से क्या कर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही है। तो देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। तो पहला ऑप्शन क्या है अधोगामी शीर्षगामी। दूसरा ऑप्शन क्या है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तीसरा ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म जिसको चालक विकास। दूसरा अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। चौथा है शीर्षगामी अधोगामी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार
कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर का क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहला व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा भ्रांत वार्ता, तीसरा है समस्यात्मक वार्ता, चौथा है अहम केंद्रित वार्ता। तो इसको हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं जब बच्चे स्वयं से मौखिक में ही बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? पहला जेंडर रूढ़वादिता, दूसरा जेंडर सिद्धांत, तीसरा जेंडर प्रासंगिकता, चौथा है जेंडर पहचान, विकसित जेंडर पहचान। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है जेंडर रूढ़वादिता, ये हमारा सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला ऑप्शन उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो इसमें हमारा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ऐसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तीसरा इसका ऑप्शन क्या है, पहला सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसमें हमारा दंड एवं आज्ञा पालन जो दूसरा ऑप्शन है अभिविन्यास, ये हमारा सही है।